जयपुर से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, जहां पर कानोता थाना प्रभारी को लाइन हाजिर किया गया है। परिवहन निरीक्षक संघ की मांग पर फैसला हुआ। कानोता एसएचओ मुनींद्र सिंह पर लगे थे आरोप। परिवहन निरीक्षक नवल मीणा से हुई थी मारपीट की घटना के बाद परिवहन निरीक्षकों ने कार्य बहिष्कार कर दिया था। काफी आंदोलन किया गया था। एसएचओ पर कार्रवाई के बाद अब काम पर लौटेंगे परिवहन निरीक्षक। कुल मिलाकर परिवहन निरीक्षकों की इस डिमांड को सुना गया और इस डिमांड को माना भी गया। परिवहन निरीक्षक नवल मीणा के साथ हुई मारपीट के मामले में एसएचओ के खिलाफ कार्रवाई हुई है। एसएचओ के खिलाफ कार्रवाई के बाद अब तमाम परिवहन निरीक्षक अपने काम पर लौटेंगे। ये मामला पूरा परिवहन निरीक्षक के साथ मारपीट का है। कानोता थाना प्रभारी को लाइन हाजिर किया गया है। परिवहन निरीक्षक संघ की मांग पर यह फैसला हुआ है। कई दिनों से परिवहन निरीक्षक आंदोलन कर रहे थे। कानोता एसएचओ मुनींद्र सिंह पर मारपीट करने के आरोप लगाए गए थे। परिवहन निरीक्षक नवल मीणा के साथ एसएचओ ने मारपीट की घटना को अंजाम दिया था। मारपीट की घटना के बाद परिवहन निरीक्षकों ने कार्य बहिष्कार किया था और अब एसएचओ पर कार्रवाई हुई है। एसएचओ को लाइन हाजिर किया गया है और अब परिवहन निरीक्षक अपने काम पर लौटेंगे। एसएचओ को लाइन हाजिर का ये जो आदेश है, ये ऑर्डर है, ये इस वक्त आप देख रहे हैं। मारपीट की घटना के बाद परिवहन निरीक्षकों ने आंदोलन किया था और अब प्रशासन ने उनकी बात को सुना और एसएचओ पर लगे आरोप कहीं ना कहीं सच्चे पाए गए हैं। जांच इस पूरे मामले की हुई है, जिसके बाद अब एसएचओ को लाइन हाजिर किया गया है। कानोता थाना प्रभारी को लाइन हाजिर किया गया है। परिवहन निरीक्षक नवल मीणा के साथ एसएचओ ने मारपीट की थी। इस तरह के आरोप लगातार लग रहे थे। परिवहन निरीक्षक संघ ने मांग की थी कि एसएचओ के खिलाफ सख्त एक्शन हो और अब इस एक्शन के बाद परिवहन निरीक्षक काम पर लौटेंगे, कार्य बहिष्कार समाप्त करेंगे। परिवहन निरीक्षक नवल मीणा के साथ मारपीट के मामले में एसएचओ के खिलाफ कार्रवाई। मारपीट की घटना के बाद परिवहन निरीक्षकों ने किया था कार्य बहिष्कार। जयपुर में यह आंदोलन कर रहे थे, कार्य बहिष्कार कर रहे थे, जिसके बाद अब एसएचओ पर कार्रवाई हुई है। एसएचओ को लाइन हाजिर किया गया है। कानोता एसएचओ मुनींद्र सिंह पर मारपीट के आरोप लगे थे और अब इस कार्रवाई के बाद परिवहन निरीक्षक अपने काम पर लौटेंगे। हमारे सहयोगी सुनील जुड़ चुके हैं इस खबर पर। सुनील, एसएचओ के खिलाफ लगातार कार्रवाई की मांग हो रही थी, लेकिन कुछ समय जरूर लगा, 2-3 दिन का वक्त लगा और अब एसएचओ को लाइन हाजिर किया गया है। इसका मतलब यह है कि जो आरोप एसएचओ के ऊपर लग रहे थे, परिवहन निरीक्षक को मारपीट कर टारगेट किया गया, एसएचओ के वो आरोप सच्चे साबित हुए हैं और इसीलिए लाइन हाजिर किया गया। बिल्कुल, देखिए नंदिनी, ये बड़ा मामला था और पूरे प्रदेश भर के जो परिवहन निरीक्षक थे यानी आरटीओ के तमाम जो इंस्पेक्टर थे वो कार्य बहिष्कार पर थे और आज 9वां दिन था। आज सुबह से भी उनका जो कार्य बहिष्कार वो जारी था, लेकिन आज जो है समाधान की संभावना जग गई थी जब 10:30 बजे एसीएस फॉर्म और परिवहन आयुक्त और जयपुर पुलिस के कमिश्नर के बीच एक वार्ता फिक्स की गई थी। तब से उम्मीद लगाई जा रही थी कि ये पिछले 9-10 दिन से चला रहा गतिरोध आज समाप्त हो सकता है। तो फाइनली जो कानोता थानाधिकारी मुनिंदर थे, जिन पर आरोप लगे थे परिवहन निरीक्षक के साथ मारपीट और दुर्व्यवहार के, तो जिस पर आरोप लगे हैं, एसएचओ मुनिंदर को लाइन हाजिर कर दिया गया है, यानी उनको निलंबित कर दिया गया है। और उसके बाद में यही सबसे बड़ी मांग थी, क्योंकि यहाँ पर जो जयपुर में भी बड़ी संख्या में जो परिवहन निरीक्षक है वो हड़ताल पर बैठे थे, कार्य बहिष्कार कर रहे थे और जो पहली और बड़ी मांग है वो यही रख रहे थे कि सबसे पहले जो कानोता थानाधिकारी है जिस पर ये आरोप लगे हैं, जिसने परिवहन निरीक्षक के साथ अभद्रता की है, दुर्व्यवहार किया है, उसको निलंबित किया जाए। साथ ही साथ जो बाकी जो पुलिसकर्मी हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाए और इसके अलावा जो एफआईआर दर्ज है वो की जाए। लेकिन फिलहाल जो है सबसे बड़ी जो परिवहन निरीक्षकों के लिए राहत की बात यह है कि जो बड़ी मांग थी उनकी, कानोता थानाधिकारी को निलंबित कर दिया गया है। तो अब उम्मीद है अगले कुछ ही देर में जो कार्य बहिष्कार है वो समाप्त हो जाएगा, क्योंकि जानकारी मिल रही है कि कार्य बहिष्कार समाप्त हो गया है। लेकिन जो आधिकारिक जानकारी है परिवहन निरीक्षक संघ, जिसके बैनर तले ये पूरा प्रोटेस्ट चल रहा है राज्य भर में, तो परिवहन निरीक्षक संघ है उसकी तरफ से आधिकारिक बयान अभी नहीं आया है। कुछ ही पल में वो बयान आ जाएगा। लेकिन सरकार के लिए और परिवहन विभाग के लिए ये राहत की बात है कि परिवहन राहत की बात है, क्योंकि इतनी बड़ी संख्या में परिवहन निरीक्षक अगर कार्य बहिष्कार पर बैठे हैं वो भी इतने दिनों से, तो जाहिर तौर पर काम भी प्रभावित हो रहा होगा। और अब देखते हैं जब उनकी डिमांड को प्रशासन ने सुना है
तो क्या जल्द ही परिवहन निरीक्षक अपने कार्य पर लौटेंगे? शुक्रिया सुनील आपका तमाम जानकारियों के लिए। और अब खबरों में आगे बढ़ेंगे, रुक करेंगे एक और बड़ी खबर का। जयपुर से एक और बड़ी खबर आ रही है पंचायत निकाय चुनाव को लेकर। ये खबर है, निकाय और पंचायत चुनाव को लेकर मतदाता सूचियां हो रही हैं अपडेट। राज्य निर्वाचन आयोग ने इस संबंध में दिशा निर्देश जारी किए हैं। 1 जनवरी 2026 पर तैयार मतदाता सूची में नाम जोड़ने के निर्देश जारी किए गए हैं और नाम हटाने समेत संशोधन के संबंध में भी निर्देश जारी किए गए हैं। लोक सूचना जारी होने की तिथि तक निर्वाचक नामावली को अपडेट किया जा सकता है। जिन व्यक्तियों की आयु 1 जनवरी 2026 को 18 वर्ष या फिर अधिक हो चुकी है, जिनके नाम मतदाता सूची में नहीं है, वे अपना नाम जुड़वा सकते हैं। यही सही समय है। मृत्यु, स्थायी रूप से स्थानांतरित तथा दोहरी प्रविष्टि वाले कर सकते हैं आवेदन। कुल मिलाकर मतदाता सूची अपडेट हो रही है। पंचायत निकाय चुनाव से पहले यह बेहद महत्वपूर्ण प्रोसीजर है। मतदाताओं का नाम मतदाता सूची से हटाने के लिए कर सकते हैं आवेदन और जोड़ने के लिए भी आवेदन किया जा सकता है। निर्धारित प्रपत्र में संबंधित कार्यालय में आवेदन कर सकते हैं लोग। तो निकाय पंचायत चुनाव से पहले अब फाइनल मतदाता सूची के लिए अपग्रेड करने का जो प्रोसेस है वो हो रहा है, अपडेट किया जा रहा है। जिन लोगों के नाम मतदाता सूची में नहीं है वे लोग आवेदन कर सकते हैं, या फिर जिन लोगों को अपना नाम राजस्थान की मतदाता सूची से हटवाना है वो भी आवेदन कर सकते हैं। निकाय पंचायत चुनाव को लेकर मतदाता सूचियां अपडेट हो रही हैं। ये प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। राज्य निर्वाचन आयोग ने इस संबंध में दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। 1 जनवरी 2026 पर तैयार मतदाता सूची में अब नाम जोड़ने के निर्देश जारी किए गए हैं और 1 जनवरी के बाद जो लोग 18 वर्ष के हुए हैं वो तमाम न्यू वोटर्स भी इस वोटर लिस्ट में ऐड किए जाएंगे। और एक और बड़ी खबर जयपुर से है। पंचायत निकाय चुनाव को लेकर एक और बड़ी खबर आ रही है। राज्य निर्वाचन आयोग अब चुनावी अपराधों पर आईपीसी नहीं, फर्जी वोटिंग पर पहली बार बीएनएस की नई धाराओं में केस दर्ज होगा। फर्जी वोटर्स पर नकेल कसने के लिए नए क्रिमिनल लॉ का इस्तेमाल होगा। बीएनएस की धाराएं लागू होंगी, ये और ज्यादा सख्त होगा। अब बीएनएस की धारा 172 और 174 का प्रयोग किया जाएगा। इस अपराध पर 1 साल की सजा और जुर्माने का प्रावधान है। यानी अगर आप फर्जी वोटिंग करते पाए गए तो अब आपकी खैर नहीं, क्योंकि बीएनएस की धारा के तहत अब आपके खिलाफ कार्रवाई होगी। धारा 172 और 174 का प्रयोग होगा। इस अपराध पर 1 साल तक की सजा और जुर्माने का प्रावधान है। तो फर्जी वोटिंग से बचिएगा, क्योंकि अगर आप फर्जी वोटर निकले तो आप सोचिए 1 साल तक आपको जेल भी जाना पड़ सकता है। तो ये अपराध बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि यहां पर राज्य निर्वाचन आयोग अब चुनावी अपराधों पर आईपीसी के तहत कार्रवाई नहीं करेगा, बल्कि बीएनएस की धाराओं के तहत कार्रवाई होगी। और यह हर कोई जानता है कि बीएनएस की धाराएं और ज्यादा सख्त हैं। और एक और बड़ी खबर राजधानी जयपुर से ही आ रही है। बैक टू बैक खबरें पंचायत निकाय चुनाव को लेकर है। यह भी खबर पंचायत निकाय चुनाव को लेकर है। 1 जनवरी को 18 वर्ष वाले मतदाता सूची में जुड़वा सकते हैं अपना नाम। जैसा कि हमने आपको बताया कि वोटर लिस्ट अपडेट की जा रही है। वोटर आईडी के अलावा 11 वैकल्पिक दस्तावेज से भी वोटिंग होगी। निर्वाचन आयोग ने इस संबंध में आधिकारिक आदेश जारी कर दिए हैं। इसमें आधार कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस शामिल किए गए हैं। पैन कार्ड, पासपोर्ट, पेंशन दस्तावेज और बैंक डाकघर के दस्तावेज भी इसमें शामिल किए गए हैं। तो कुल मिलाकर अगर आप वोट डालने के लिए जाएंगे तो ये सभी डॉक्यूमेंट्स आप वहां पर दिखा सकते हैं। वोटर आईडी के अलावा भी 11 वैकल्पिक दस्तावेज से वोटिंग की जा सकती है। निर्वाचन आयोग ने इस संबंध में आधिकारिक आदेश जारी कर दिए हैं। इसमें आधार कार्ड को जोड़ा गया है, मनरेगा जॉब कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस शामिल किए गए हैं, पैन कार्ड, पासपोर्ट, पेंशन दस्तावेज, बैंक डाकघर के दस्तावेज भी इसमें शामिल किए गए हैं। और एक और बड़ी खबर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जुड़ी हुई ये खबर है। इंस्टाग्राम पर पीएम मोदी का वीडियो संदेश। परीक्षा संशोधन बिल पास होने पर पीएम मोदी ने संदेश दिया है और दोनों सदनों ने इस बिल को किस प्रकार पास किया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बताया। राज्यों के सुझावों को ध्यान में रखा गया।
शिक्षा को लेकर लगातार कदम हम उठा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि पेपर लीक गैंग को बख्शा नहीं जाएगा। विकसित भारत के सपने को पूरा करना है। लगातार इंस्टाग्राम के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को संदेश दे रहे हैं और आपने देखा किस प्रकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वीडियो मिलियंस में लोगों ने देखा है और बड़ी संख्या में लोगों का जो प्यार है वो इंस्टाग्राम के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिलता हुआ भी नजर आया है। इसीलिए आप देखिए बैक टू बैक अपना संदेश पीएम मोदी इंस्टाग्राम के माध्यम से देते हुए नजर आ रहे हैं। और अब पेपर लीक बिल जब लोकसभा राज्यसभा दोनों सदनों में पास हुआ है तो प्रधानमंत्री ने एक और संदेश इंस्टाग्राम पर जारी किया है। तो राज्यों के सुझावों को ध्यान में रखा गया। परीक्षा संशोधन बिल पास होने पर पीएम मोदी का संदेश, शिक्षा को लेकर लगातार कदम उठा रहे हैं। और इसी बीच एक और बड़ी खबर का रुख करेंगे। राजस्थान विधानसभा के मॉनसून सत्र को लेकर बड़ी खबर आ रही है। 20 अगस्त से शुरू होगा विधानसभा का मॉनसून सत्र। इस सत्र में कई महत्वपूर्ण विधेयक लाने की तैयारी में है सरकार। समान नागरिक संहिता यूसीसी बिल लाएगी बीजेपी की सरकार। यूसीसी बिल पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच हंगामे के आसार हैं। वहीं एंटी पेपर लीक कानून संशोधन पर भी चर्चा होगी। विपक्ष की कानून व्यवस्था और रोजगार के मुद्दे पर घेराव की रणनीति भी है। इस बार मॉनसून सत्र हंगामेदार रहने के संकेत हैं। विपक्ष की सरकार की कमियों को उजागर करने की रणनीति भी सामने आ रही है। वहीं प्रस्तुताओं की मौत, छात्र संघ चुनाव बहाली पर भी कांग्रेस जवाब मांगेगी सरकार से। कानून व्यवस्था से जुड़े मुद्दों पर भी जवाब कांग्रेस पार्टी सरकार से मांगेगी। कुल मिलाकर इस बार जो मॉनसून सत्र होगा राजस्थान के अंदर, उसमें सबसे बड़ा बिल यूसीसी का होगा। राजस्थान सरकार यूसीसी बिल लेकर आएगी इस बार मॉनसून सत्र में। इसके अलावा जो विपक्ष की रणनीति है, प्रस्तुताओं की मौत समेत कई मुद्दों को लेकर विपक्ष सत्ता पक्ष को घेरने का काम करेगा। वहीं छात्र संघ चुनाव बहाली पर भी कांग्रेस डिमांड कर सकती है इस बार के मॉनसून सत्र में। कानून व्यवस्था से जुड़ा मुद्दा भी इस बार मॉनसून सत्र में गूंजने वाला है। राजस्थान विधानसभा का मॉनसून सत्र इस बार हंगामेदार रहेगा, ऐसा अनुमान लगाया जा सकता है। 20 अगस्त से शुरू होगा विधानसभा का मॉनसून सत्र और विपक्ष कई मुद्दों पर सरकार से जवाब मांगेगा। इस सत्र में कई महत्वपूर्ण विधेयक लाने की भी सरकार तैयारी में जुटी हुई है। यूसीसी बिल सरकार मॉनसून सत्र में लेकर आएगी। राजस्थान के अंदर इस बार मॉनसून सत्र में यूसीसी बिल भजनलाल सरकार लेकर आने वाली है। यूसीसी बिल पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच हंगामे के आसार भी जताए गए हैं। कांग्रेस पार्टी इस बिल का विरोध कर सकती है। इसके अलावा एंटी पेपर लीक कानून संशोधन पर भी चर्चा होगी, जो मोदी सरकार ने भी दोनों सदनों में अब पास कर दिया है। वहीं विपक्ष की कानून व्यवस्था और रोजगार के मुद्दे पर घेराव की रणनीति भी सामने आ रही है। विपक्ष की सरकार की कमियों को उजागर करने की रणनीति भी है। कुल मिलाकर इस बार मॉनसून सत्र में विपक्ष के पास कई सारे मुद्दे हैं जिस पर सरकार से विपक्ष जवाब तलब करेगा। हमारे सहयोगी लाल सिंह जुड़ चुके हैं इस खबर पर। लाल सिंह, मॉनसून सत्र की तारीख सामने आ चुकी है और विपक्ष पूरी तरीके से तैयारियों में जुटा है सरकार से जवाब तलब करने के लिए, और सरकार भी तैयारियों में जुटी है। किस प्रकार मॉनसून सत्र में यूसीसी बिल जैसे महत्वपूर्ण बिल सरकार लेकर आएगी और भी कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा सरकार करेगी, क्या जानकारी? देखिए नंदन, बिल्कुल इसमें कोई दोहराया नहीं है। सत्र छोटा रहेगा, मानसून सत्र करीब एक सप्ताह का माना जा रहा है, लेकिन ये बेहद महत्वपूर्ण रहेगा इस लिहाज से क्योंकि एक तरफ जहां विपक्ष पूरी तरह से कई मुद्दों को सरकार को घेरने की तैयारी में है, तो वहीं सरकार कई अहम विधेयक इस मानसून सत्र में लाएगी, खासकर यूसीसी, जिस पर सभी की निगाहें टिकी हुई है क्योंकि कई राज्यों में लागू हो चुका है। राजस्थान में पूरा सर्वेक्षण इसका करा लिया गया है, लोगों की राय ले ली गई है। उस राय के आधार पर जो मसौदा तैयार किया जा रहा है यूसीसी का, वो सदन में रखा जाएगा। उस सदन में मसौदा रखने के दौरान क्योंकि कई मुद्दों पर, चाहे वो आदिवासी हैं, अलग स्वर बता रहे हैं, इसको माइनॉरिटी खिलाफ बताया जा रहा है, तो विपक्ष इस मामले में पूरी तरह से हमलावर है। एक बात। दूसरा, कानून व्यवस्था, जिस तरह लगातार जघन अपराध बढ़ रहे हैं, खासकर जो मर्डर हुए, इस तरह के जो अपराध तेजी से राजस्थान में बढ़ रहे हैं,
लूटपाट की घटनाएं बढ़ रही, उसको लेकर विपक्ष पूरी तरह से तैयार है कि सदन में सरकार को घेरा जाएगा। ये विपक्ष की रणनीति रहेगी कि कम समय में कैसे जनता के बीच अपनी आवाज को पहुंचाया जा सके, क्योंकि पंचायत राज चुनाव है, नगर निकाय के चुनाव है। ऐसे में ये जो समय है सदन का, इस समय दोनों ही दल ये चाहेंगे, सत्ता पक्ष और विपक्ष ये चाहेंगे नंदिनी, कि अपनी आवाज को प्रमुखता के साथ जनाकांक्षाओं के इस मंच से जनता के बीच पहुंचा सकें और ये बताने में कारगर हो सके कि विपक्ष ये साबित करने का प्रयास करेगा कि अब जनता की आवाज बनकर आपकी आवाज उठा रहे, क्योंकि लगातार सरकार फेल होती जा रही है। तो वही सरकार ये साबित करने का प्रयास करेगी कि लगातार जो मैनिफेस्टो भाजपा ने बनाया था, जन कल्याणकारी योजनाओं को लागू कर रही है और एक के बाद एक ऐतिहासिक काम सरकार में किए जा रहे हैं। भजनलाल सरकार जो काम कर रही है उन तमाम उपलब्धियों को रखा जाए, क्योंकि सरकार ने साफ कह दिया है मंत्रियों को, विधायकों को कहा है कि आप पूरी तैयारियों के साथ आइए, आप ध्यानाकर्षण प्रस्ताव भी रखिए, आप प्रश्नकाल में प्रश्न रखिए, अपने विधानसभा से जुड़े हुए मुद्दे उठाइए और किसी भी विषय पर प्रमुखता के साथ यानी प्रखरता के साथ अपनी बात रखिए, क्योंकि सरकार ने बहुत कुछ किया इन 2.5 सालों में, आपके पास बताने के लिए बहुत कुछ है। इसलिए विपक्ष के हमलों से डरने की जरूरत नहीं है, विपक्ष के हमलों का आपको जवाब देना है पूरी तैयारी के साथ। जैसा कि आज ही मेरी जवाहर सिंह मैडम से बात हुई, डिप्टी सीएम दिया कुमारी से बात हुई, तो उनका साफ कहना है कि जिस तरह का जनता का रुझान मिल रहा है उसके बाद विपक्ष के बाद बहुत कुछ बचता नहीं है, लेकिन इसके बाद भी विपक्ष अपनी भूमिका निभाए। इस सबके बीच नंदिनी जो एक आम व्यक्ति की आकांक्षा है, मैं सच बेदर्द के दर्शकों के माध्यम से जरूर कहना चाहूँगा, क्योंकि ये लाखों करोड़ों लोगों की जनाकांक्षाओं केंद्र है विधानसभा और एक एक पल इसका बेहद कीमती होता है। यहाँ विधेयक लाए जाते हैं, कानून लाए जाते हैं और जनता की जो तमाम मांगे होती हैं, जनता के तमाम जो कानून होते हैं वो यहाँ लागू किए जाते हैं, पारित किए जाते हैं। ऐसे में जब एक एक पल महत्वपूर्ण हो जाता है तो उम्मीद हम दोनों से करते हैं, सत्ता पक्ष और विपक्ष से, कि आप पूरे मानसून सत्र का सदुपयोग करें और जनता के हित में जो कानून ला सके वो लाएं। एक स्वस्थ बहस हो, लोकतंत्र में स्वस्थ बहस की जो परंपरा वो होनी चाहिए, लेकिन कई बार बहिर्गमन की स्थिति बनती है, वॉकआउट की स्थिति बनती है, सदन को आपको बंद करना, कार्रवाई को बंद करना पड़ता है, कार्रवाई बाधित हो जाती है, नारेबाजी होती है। ठीक है, लोकतंत्र के ये भी गहने हैं, लेकिन चूंकि विधानसभा की कार्रवाई है वहाँ एक एक पल कीमती है। ऐसे में उम्मीद हम ये करते हैं दोनों सत्ता पक्ष और विपक्ष से कि वो स्वस्थ बहस करेंगे और जो जनहित के कानून लागू किए जाएंगे। ऐसी लाल सिंह, लेकिन यूसीसी बिल ऐसा है कि इस कानून पर लगातार अभी तो पेश भी नहीं हुआ है और प्रदेश में उससे पहले ही इतनी सारी चर्चाएं होने लग गई है और जो कांग्रेस का रुख है वो अभी से सामने आ रहा है, वो यूसीसी बिल का एक तरीके से विरोध कर रहे हैं। अब क्या लगता है कि मॉनसून सत्र में पुरजोर विरोध कांग्रेस पार्टी का रहेगा और ऐसा रहेगा तो फिर हंगामा जोरदार होगा लाल सिंह, क्योंकि सरकार भी सख्त है कि यूसीसी बिल तो राजस्थान में लेकर आएंगे ही। देखिए, इसमें कोई दोहराय नहीं है, जिस तरह का मैनिफेस्टो सरकार ने लागू किया है और जो तैयारी केंद्र सरकार की तरफ से हो रही है, या मैं कहूँगा अलग अलग राज्यों ने, तो यूसीसी बिल तो भजनलाल सरकार लाएगी। और सबसे खास बात यह है कि उन्होंने बड़े तगड़े, मतलब मैं कह सकता हूँ बड़े एरिया में, बड़े इलाके में और बहुत लोगों से राय जानी है कि आखिर यूसीसी में क्या प्रावधान होने चाहिए, क्या बेहतर हो सकता है। उस राय के आधार पर एक मसौदा सदन की मेज पर रखा जाएगा। लेकिन हाँ, चूंकि यूसीसी बिल को लेकर कांग्रेस, चाहे केंद्र में आप ले लीजिए या अन्य राज्यों में जहां पर यूसीसी लागू हुआ है, सरकार का विरोध कांग्रेस ने किया है। उसके पीछे एक बड़ी वजह मैं कह सकता हूं कि एक तो वोट बैंक की बड़ी वजह है, क्योंकि कांग्रेस का मानना है कि यूसीसी जो बिल लाया जा रहा है वो माइनॉरिटी के खिलाफ है, आदिवासियों के खिलाफ है। ये तर्क कांग्रेस की तरफ से दिया जा रहा है। इतर इसके सरकार इस बात को कह रही है कि एक देश है, एक कानून होना चाहिए, एक देश में कानून लागू होना चाहिए, सभी के लिए कानून बराबर है। ऐसे में जब हम एक झंडे के तले हैं, एक बैनर के तले हैं, तो अलग अलग कानून नहीं हो सकते। एक घर के एक दीवार की तरफ दूसरा कानून और दूसरी तरफ दूसरा कानून नहीं चल सकता। यानी कि एक पड़ोसी अलग कानून मानेगा, दूसरा पड़ोसी अलग कानून मानेगा, ऐसा देश में नहीं चलेगा। एक देश है, एक कानून चलेगा, एक विधान है, एक संविधान है। उस मकसद को ध्यान में रखते हुए चलिए अब ये देखने वाली बात होगी कि यूसीसी पर किस तरीके से चर्चा होती है। मॉनसून सत्र 20 अगस्त से शुरू हो जाएगा, उसके बाद कौन कौन से मुद्दे गूंजते हैं, प्रसूताओं की मौत का मुद्दा, कानून व्यवस्था का मुद्दा, देखने वाली बात होगी विपक्ष किस प्रकार पूछता है सवाल और सरकार क्या जवाब देती है। शुक्रिया लाल सिंह आपका तमाम जानकारियों के लिए। तो विधानसभा के मॉनसून सत्र का समय सामने आ चुका है, 20 अगस्त से मॉनसून सत्र शुरू होगा और विपक्ष एक तरफ रणनीति बना रहा है कि किस प्रकार सरकार को घेरना है, वहीं सरकार ये कह रही है अपने मंत्रियों से कि सरकार ने इन 2.5 सालों में बहुत सारी उपलब्धियां हासिल की हैं। तो जवाब जो है वो सभी मंत्री अपने स्तर पर अच्छी तरीके से दें। विपक्ष के सवाल पर सरकार पूरी तरीके से जवाब देगी और किसी भी तरीके से दबने वाली सरकार भी नहीं है।
मॉनसून सत्र कुल मिलाकर राजस्थान का इस बार बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग रहने वाला है। उसका रीजन ये है कि यूसीसी बिल जैसा महत्वपूर्ण बिल इस बार सरकार लेकर आएगी। और इस खबर पर हमारे सहयोगी सुनील भी जुड़ चुके हैं। सुनील, मैं विपक्ष की रणनीति पर आपसे चर्चा करना चाहूंगी। सत्ता पक्ष रेडी है महत्वपूर्ण बिल लाने के लिए, यूसीसी लाने के लिए और विपक्ष के सवालों का जवाब देने के लिए, लेकिन विपक्ष भी इस बार बहुत अलग सी रणनीति बना रहा है। सरकार को अग्रेसिवली घेरेगा विपक्ष राजस्थान के अंदर, क्या लगता है इस बार, और कौन कौन से मुद्दे रहेंगे ये भी बताइए। बिल्कुल नंदिनी, देखिए ये 16वीं विधानसभा का छठा सत्र है, वो 20 अगस्त से शुरू हो रहा है। मानसून सत्र छोटा रहेगा लेकिन काफ़ी हंगामेदार रहने के आसार है। जैसा आप जिक्र कर रहे हैं विपक्ष की रणनीति का, तो देखिए इस वक्त जो है पूरे देश में जो युवाओं से जुड़ा हुआ मुद्दा वो बहुत ज़्यादा तूल पकड़ता हुआ दिख रहा है। और राजस्थान कांग्रेस के पास भी, विपक्ष के पास भी ये गाय बगाए सबसे बड़ा मुद्दा रहने वाला है। तो क्योंकि सरकार की कोशिश ये है कि जो एंटी पेपर लीक कानून जो है उसको संशोधन करके और उसको मजबूत बनाने की कोशिश जो सरकार कर रही है, तो संभवतया विपक्ष भी इसमें अपनी जो भूमिका वो दे सकता है। विपक्ष इस पर अपनी रणनीति बना सकता है और भी इस कानून को कठोर बनाने को लेकर अपनी राय दे सकता है। लेकिन इसके साथ ही साथ छात्र संघ चुनाव को लेकर एक बड़ा बवाल राजस्थान में मचा हुआ है। शुक्रिया सुनील आपका तमाम जानकारियों के लिए। तो विपक्ष की रणनीति पर सुनील बात कर रहे थे। अब खबरों में आगे बढ़ेंगे और रुक करेंगे एक और बड़ी खबर का। जयपुर के राजस्थान यूनिवर्सिटी से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर 2 छात्र नेताओं को पुलिस ने हिरासत में लिया है। छात्र संघ चुनाव और मायड़ भाषा को लेकर करने वाले थे आंदोलन। जमीन में अर्ध समाधि लेने का था छात्र नेताओं का कार्यक्रम, लेकिन पहले ही पुलिस ने छात्र नेताओं के लिए हिरासत की रणनीति बना ली थी और छात्र नेताओं को हिरासत में लिया गया है। सुबह भी 3 साथियों को उनके डिटेन किया गया था। अर्ध समाधि लेने से पहले ही पुलिस ने यहां पर एक्शन लिया है। जयपुर की तस्वीरें आप देखिए किस प्रकार राजस्थान यूनिवर्सिटी में इन छात्र नेताओं को पुलिस हिरासत में लेती हुई नजर आई। 2 छात्र नेताओं को पुलिस ने हिरासत में लिया है। छात्र संघ चुनाव की मांग और मायड़ भाषा को लेकर ये आंदोलन करने वाले थे। अर्ध समाधि लेने से पहले ही इन्हें हिरासत में ले लिया गया है। कुल मिलाकर इस वक्त राजस्थान यूनिवर्सिटी में पॉलिटिक्स जो है वो चरम पर नजर आ रही है और ये दायित्व जयपुर पुलिस का है कि किस प्रकार शांति यूनिवर्सिटी के अंदर और यूनिवर्सिटी के बाहर बनी रहे। और शायद इसीलिए पुलिस ने इन छात्र नेताओं को हिरासत में लिया है, क्योंकि ये लोग अर्ध समाधि लेने वाले थे। ये छात्र नेता और कुछ अलग तरीके का आंदोलन ये लोग करने की चेतावनी दे रहे थे, लेकिन उससे पहले ही पुलिस ने इन्हें हिरासत में लिया है और ये संदेश देने की कोशिश की है कि आप शांतिपूर्ण आंदोलन करिए, लेकिन शांतिपूर्ण आंदोलन के नाम पर अगर कोई पॉलिटिक्स ही करेगा तो वहां पर पुलिस को हस्तक्षेप भी करना पड़ता है। आरयू के 2 छात्र नेताओं को पुलिस ने हिरासत में लिया है। ये लोग छात्र संघ चुनाव की मांग को लेकर अर्ध समाधि लेने की रणनीति बना चुके थे। हमारे सहयोगी कुणाल जुड़ चुके हैं इस खबर पर। कुणाल, राजस्थान यूनिवर्सिटी के अंदर और बाहर दोनों जगह शांति बनी रहे, ये जिम्मेदारी पुलिस की है, लेकिन कुछ छात्र नेता लगातार पॉलिटिक्स कर रहे हैं, आंदोलन की चेतावनी दे रहे हैं। क्या माहौल रहा जिसकी वजह से पुलिस को इन नेताओं को हिरासत में लेना पड़ा, बताइए, जानकारी दीजिए। आपको बता दें कि राजस्थान यूनिवर्सिटी में छात्र नेता आज जो है जमीन में समाधि लेने वाले थे। ऐसी स्थिति में पुलिस अलर्ट मोड पे थी और जैसे ही ये छात्र हैं यूनिवर्सिटी पहुंचे, इनको जो है हिरासत में ले लिया गया है, क्योंकि राजस्थान यूनिवर्सिटी में हाल ही में छात्र नेताओं द्वारा छात्र संघ चुनाव कराने की मांग को लेकर लगातार प्रदर्शन किया जा रहा है। पिछले 15 दिनों से यूनिवर्सिटी के मुख्य द्वार पर प्रदर्शन किया जा रहा था। एक छात्र नेता भूख हड़ताल पर बैठे थे। वहीं टोंक रोड पे जो पुलिया है वहां पर 3 छात्र नेता जो है पुलिया पर चढ़े हुए हैं। ऐसे में पुलिस नहीं चाहती थी कि कोई और प्रदर्शन जो है किया जाए, इसलिए ये जो छात्र नेता है वो जैसे ही यूनिवर्सिटी पहुंचे इनको हिरासत में ले लिया गया है। और ताकि आज इनका ये कार्यक्रम था कि ये जो है जमीन में समाधि लेकर छात्र संघ चुनाव और मायड़ भाषा की मांग को लेकर जो है ये प्रदर्शन करने वाले। जी कुणाल, लगातार यूनिवर्सिटी के माहौल की इस वक्त बात करें तो चुनाव बहाली को लेकर यूनिवर्सिटी के छात्र जो है, आप देखिए अलग अलग गुट अपने लेवल पर इस वक्त सरकार को घेरने के लिए आंदोलन की बात कह रहे हैं। तो अब कहीं ना कहीं पुलिस को काफी अलर्ट होना भी पड़ेगा यूनिवर्सिटी के माहौल को काबू में करने के लिए, कि कहीं इस पॉलिटिक्स में किसी भी तरीके का फसाद खड़ा ना हो, माहौल यूनिवर्सिटी का खराब ना हो। देखिए निश्चित रूप से
क्योंकि अगर हम देखें हाल के दिनों में अगर हम विश्लेषण करें तो छात्र संघ चुनाव की मांग कहीं ना कहीं पुलिस के लिए सरदर्दी बनती हुई नजर आ रही है। जैसा कि हमने बताया कि 15 दिनों से यूनिवर्सिटी के मुख्य द्वार पर 2 प्रदर्शन चल रहे थे। इसके अलावा छात्र जो है अभी टंकी पर चढ़े हुए हैं, उन्होंने अपना अनशन जो है आमरण अनशन वो टंकी पर शुरू कर दिया। पिछले 24 घंटे से ज्यादा का समय उनको हो गया है। अब यूनिवर्सिटी में ये प्रोटेस्ट होने वाला, तो कहीं ना कहीं पुलिस के लिए एक सरदर्दी जो है छात्र चुनाव की मांग जो है बन गई है। ऐसे में पुलिस जो है अलर्ट मोड पर है। इसके अलावा जो है यूनिवर्सिटी के अंदर भी चप्पे चप्पे पर पुलिस कर्मचारी, ताकि किसी भी तरह की कोई छात्र नेता है वो हरकत ना करे। चलिए, शुक्रिया कुणाल आपका तमाम जानकारियों के लिए। तो 2 छात्र नेताओं को पुलिस ने लिया हिरासत में। छात्र संघ चुनाव की मांग को लेकर ये लोग अर्ध समाधि आज लेने वाले थे, लेकिन उससे पहले ही पुलिस ने इन्हें हिरासत में ले लिया है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। फलौदी के लोहावट में नकाबपोश ने महिला की हत्या कर दी है। जंबेश्वर नगर गांव में बच्चों के साथ सो रही एक महिला पर हमला किया गया। महिला भवरी देवी पर आधी रात चाकू से हमला किया गया। विरोध करने पर 2 बच्चियों पर भी चाकू से हमला किया गया है। दिल दहला देने वाली ये वारदात हुई है। आरोपी हमलावर को जल्द गिरफ्तार करने की मांग अब तेज हो गई है। बिश्नोई समाज संघ 36 कौम के लोग धरने पर बैठ गए हैं। आरोपी की गिरफ्तारी तक शव का पोस्टमार्टम न करने की चेतावनी दी जा रही है। आरोपी की गिरफ्तारी पर आंदोलन, आरोपी की गिरफ्तारी के बाद ही अब अंतिम संस्कार भी करेंगे लोग, ये भी चेतावनी दी जा रही है। लोहावट जिला अस्पताल के बाहर बिश्नोई समाज का धरना जारी है। जयपुर से रुक करेंगे एक और बड़ी खबर का। एनएसयूआई के छात्र नेता 24 घंटे बाद भी पानी की टंकी के ऊपर हैं। जी हां, छात्र संघ चुनाव बहाली की मांग को लेकर कल चढ़े थे पानी की टंकी पर और अभी तक पानी की टंकी पर ही हैं। 24 घंटे बाद भी पानी की टंकी से नीचे नहीं उतरे ये छात्र। गांधीनगर स्टेशन के पास है ये पानी की टंकी, जहां पर छात्र संघ चुनाव की बहाली की मांग कर रहे हैं। एनएसयूआई छात्र नेता विजयपाल कुड़ी, वियोना जाट और कोशिन खान पानी की टंकी पर चढ़े हुए हैं। 24 घंटे हो चले हैं। छात्रों का कहना है जब मांग नहीं मानी जाएगी तब तक नीचे नहीं आएंगे। एनएसयूआई के छात्र नेताओं का आंदोलन पानी की टंकी पर चढ़कर जारी है। 24 घंटे से ये लोग पानी की टंकी पर चढ़े हुए हैं। तो गांधीनगर स्थित पानी की टंकी पर एनएसयूआई के ये 3 छात्र नेता बीते 24 घंटे से चढ़े हुए हैं और अभी तक नीचे नहीं उतरे हैं। छात्र संघ चुनाव कराना चाहते हैं ये सभी छात्र और अपने अपने तरीके से अब ये लोग कहीं नारेबाजी कर रहे हैं, कोई अर्ध समाधि लेना चाहता है, कोई पानी की टंकी पर चढ़ गया है, इन्हें चुनाव करवाना है। और आप देखिए ये किस प्रकार आंदोलन कर रहे हैं जयपुर के अलग अलग एरियाज में। जयपुर से एक और बड़ी खबर का रुख करेंगे, जहां पर भैराणा धाम में 21 खसरों में नहीं बनेगी इंडस्ट्रियल एरिया। रीको को 206.98 हेक्टेयर जमीन का आवंटन जेडीए ने किया निरस्त। बिचून में भैराणा धाम में प्रस्तावित था इंडस्ट्रियल एरिया। भूमि एवं संपत्ति निस्तारण समिति की मीटिंग में आवंटन निरस्त किया गया है। जेडीए ने हरित पट्टी और लोगों के विरोध का हवाला देकर यह आवंटन निरस्त कर दिया है। भैराणा धाम में प्रस्तावित था ये एरिया रीको के लिए, लेकिन अभी फिलहाल जेडीए ने इस आवंटन को निरस्त किया। संपत्ति निस्तारण समिति ने ये डिसीजन लिया है। जेडीए ने हरित पट्टी और लोगों के विरोध का हवाला देकर ये आवंटन निरस्त कर दिया है। और एक और ब्रेकिंग न्यूज जयपुर से, ऊर्जा विभाग में 2005 पदों पर बम्पर भर्ती का ऐलान किया गया है। जेई के 869, जूनियर अकाउंटेंट के 371 और जूनियर असिस्टेंट के 765 पद। ऑनलाइन आवेदन पर 5 अगस्त 2026 तक का डेट दी गई है। आवेदन की प्रक्रिया शुरू होगी। आवेदन की अंतिम तिथि 25 अगस्त 2026 तय की गई है। युवाओं के लिए बिजली विभाग में सरकारी नौकरी का ये बहुत बड़ा मौका है, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। इसीलिए जो लोग गवर्नमेंट जॉब बिजली विभाग में करना चाहते हैं वे तैयार हो जाएं। बहुत सारी भर्तियां तमाम युवाओं के लिए निकली हैं। ऊर्जा विभाग में 2005 पदों पर बम्पर भर्ती का ऐलान किया गया है।